हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल कॉन्सेप्ट्स एवरीडे वंस अगेन। और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सीटेट पेपर सेकेंड सितंबर 2016 बाल विकास शिक्षा शास्त्र भाग को एनालाइज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। अगेन आपको ध्यान रखना है कि कई बार ऐसा हो रहा होता है कि एक से दो ऑप्शन सही हो रहे होते हैं, लेकिन हमें वहां पर सबसे उचित विकल्प का चुनाव करना होता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनना होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है और इसी प्रकार हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो के सभी क्वेश्चंस। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं, मतलब एक ही टॉपिक को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं वो, फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ निकालते हैं, अलग अलग अर्थ निकालते हैं। आप भी पढ़ेंगे उसको तो आप भी एक अलग ही अर्थ निकालेंगे। उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, बताना है कि वे ऐसा अलग अलग अर्थ क्यों निकाल रहे हैं। संभव नहीं है, क्या वे ऐसा संभव नहीं है कि वे अलग अर्थ ना निकालें और विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए। क्या ऐसा है कि एक ही टॉपिक के जब भी जो भी विद्यार्थी पढ़ेगा उसका एक ही अर्थ निकालेगा, एक ही प्रकार का अर्थ निकालेगा? क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। जिस प्रकार का उसका सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश होगा उस प्रकार से वो कोई ना कोई भिन्न अर्थ जरूर निकालेगा। संभव नहीं है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है। गलत बात, शिक्षक ने अवतरण को समझाया है जब तो वे अर्थ निकाल पा रहे हैं। संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जो अधिगम होता है, हम जब सीखते हैं तो अलग अलग प्रकार से सीखते हैं, अलग अलग अर्थ निकाल करके सीखते हैं हम, क्योंकि जो विधि होती है अलग होती है हमारी सीखने की। जैसा हम सीखते हैं वैसा हमारा दोस्त या साथी जरूरी नहीं है कि उसी प्रकार सीखे। हो सकता है कि कोई आपके जैसा ही सीखे, लेकिन अलग विधियां, हमें अलग अलग सीखने की विधियां जरूर होती है। संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है। बिल्कुल गलत बात, अधिगम का आशय अर्थ लगाना ही है, अर्थ से ही प्रारंभ होता है अधिगम। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में कैसा है, बताना है। यदि आपने एनसीएफ 2005 पढ़ रखा है तो बिल्कुल आप इसका आंसर दे देंगे, अदरवाइज आप थोड़ा सा अधिगम के बारे में जानते हैं तब भी आंसर दे देंगे। क्या अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है? बिल्कुल है भाई। हम बच्चे हमारे बहुत सारे साथ में होते हैं और वे एक दूसरे से सीखते हैं अंतः क्रिया करके, अर्थात वहां पर एक छोटी सी सोसाइटी जैसा होता है स्कूल में, तो उस प्रकार की अंतः क्रिया से सीखते हैं, बिल्कुल सक्रिय रूप से सीखते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्शन करके, टीचर से अंतः क्रिया करके सीखते हैं बच्चे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अधिगम सक्रिय और सामाजिक है, कॉमन सेंस से। एनसीएफ भी पढ़ना जरूरी नहीं है। निष्क्रिय और सरल, बिल्कुल अधिगम निष्क्रिय नहीं होता है। जब तक आप मैथमेटिक्स सॉल्व खुद नहीं करेंगे सक्रिय रूप से तो वो कैसे आएगा? आपको भाषा भी आपको सक्रिय रूप से इस्तेमाल करनी होगी, तो वो भी एक अधिगम का प्रकार ही है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अधिगम बिल्कुल सक्रिय है, निष्क्रिय वाला ऑप्शन तो आएगा ही नहीं। अब आता है सक्रिय और सरल की बात। अब यहाँ हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनना है। तो सक्रिय तो होता है लेकिन सरल नहीं होता है। सरल इसीलिए नहीं होता है क्योंकि आपने जब वर्णमाला सीखी होगी अपने बचपन के दिनों में, तब याद कीजिए कि आ से लेके आहा तक और क से लेके ज्ञ तक और 12 खड़ी सीखने में कितना कठिनाई हो रही थी, कितनी मुसीबत में पड़ गए थे हम उस टाइम। तो देखिए कि बिल्कुल अधिगम सरल नहीं है, बिल्कुल अधिगम सक्रिय और सामाजिक है। इस प्रकार फ्रेंड्स इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हुआ ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है।
क्या महत्वपूर्ण है? शिक्षा विद्यार्थियों को स्वतंत्र चिंतन करवाना है और प्रभावी रूप से वे सीखें, ऐसा हमें सक्षम बनाना है उन्हें। तो क्या करना सही चाहिए एक शिक्षक को? आपको बताना है विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना है। बिल्कुल गलत बात है। आप गिफ्ट पे गिफ्ट देते जाएंगे तो वो कैसे, बिल्कुल बोर हो जाएगा एक समय आने पर, भाई ये तो मुझे गिफ्ट ही गिफ्ट मिल रहा है। हो सकता है कि वो इसीलिए पढ़े क्योंकि गिफ्ट ही दिया जा रहा है, सफलता उसकी कहाँ जाएगी? ऐसे में वो एक टाइम ऐसा आएगा वो बोर हो जाएगा आपके गिफ्ट से। विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें। बिल्कुल ऐसा हम कर सकते हैं कि विद्यार्थियों को बोला कि आप सीख रहे हैं कि नहीं, आप खुद से चेक करिए कि आप कितना सीख रहे हैं, किस प्रकार सीख रहे हैं, कितनी गति से सीख रहे हैं, तीव्र गति से सीख रहे हैं। इस प्रकार आप खुद ही ऑब्जर्व कीजिए, अपने सीखने को खुद ही निर्धारित कीजिए कि किस प्रकार आपको सीखना है। ऐसा हम कह सकते हैं। छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना, गलत बात। अब जानकारी प्रदान कर दिया, बच्चों ने अर्थ ही नहीं निकाला उसका, यह तो एक प्रकार से रटने की प्रवृत्ति को आप बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल गलत ऑप्शन है। तो एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में सरल हो, बिल्कुल गलत बात है। एनसीएफ रटंत पद्धति को बिल्कुल नकारता है। आपको बच्चों को रटवाना नहीं है, पुनः स्मरण बिल्कुल नहीं करवाना है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थी को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हो बच्चे बिल्कुल समस्या समाधान कर ले, बिल्कुल तुरंत। इस प्रकार का कौशल उनमें हमें प्राप्त करवाना है। इस प्रकार की गतिविधि करवानी, किस क्रियाकलाप से हम ऐसा करवा सकते हैं कि बच्चों में समस्या समाधान का जो कौशल है वो आ जाए। इस प्रकार हमें ऑप्शन देखना है। बहुविकल्पी प्रश्नों वाले स्तरीय कार्यपत्रक, गलत। आप बहुविकल्पी प्रश्नों में तो समस्या खुद बना करके दे रहे हैं बच्चों को, तो वे समस्या समाधान तो करेंगे, लेकिन समस्या समाधान में केवल उन्हें सही ऑप्शन चुनना है। उसमें कोई बच्चों के अलग अलग प्रकार से समस्या समाधान नहीं होगा। वहाँ पर वे तर्क नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन पहले से ही है, और उसमें एक्सप्रेस तो कर ही नहीं पाएंगे। अपनी बात कैसे रखेंगे? सिर्फ आंसर दे देंगे, वो खत्म काम हो जाएगा उनका। प्रत्यास्मरण, रटना और समझना, बिल्कुल रटना जहाँ भी है वो तो आपको हटा ही देना है। प्रत्यास्मरण और समझना, रटना जहां भी आया उसके साथ यदि अच्छा शब्द भी है अच्छे उच्च स्तर का, तब भी आपको उस ऑप्शन को हटा देना है। ड्रिल और अभ्यास, ये भी एक प्रकार से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को। ट्रेनिंग नहीं, उनको खुद से सीखने की बात करवानी है। उन्हें ऐसे परिस्थिति देनी है जिससे कि वे खुद से सीख सके। अब देखते हैं ऑप्शन 4 में क्या क्या है। पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना, बिल्कुल ये बच्चों पर बाल केंद्रित शिक्षा के ऑप्शन हैं कि बच्चे पूछ रहे हैं प्रश्न, अपना लॉजिक बता रहे हैं कि किस प्रकार हम इसे सॉल्व करेंगे, रीजनिंग बता रहे हैं, अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अपनी दिखा रहे हैं, निर्णय लेकर के दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार बिल्कुल उनमें कौशल आएगा समस्या समाधान का। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना। बच्चों में बहुत सारी अवधारणाएं पहले से होती है, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आ जाता है उनमें स्कूल जाने के टाइम। तो हमें क्या, इस प्रकार वो शिक्षार्थी जो है इस प्रकार की कॉन्सेप्ट को जान रहा है तो उससे क्या होगा? शिक्षक के हौसले को पस्त कर देता है क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ता है। बिल्कुल गलत। बिल्कुल भोली भोली अवधारणाएं को जानता है तो शिक्षक को मजा आता है उनको सिखाने, बच्चों को सिखाने में भी उनको मजा आता है कि क्या किस प्रकार वे आगे सीख सकते हैं। कि शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता, गलत बात है। कोई ना कोई उद्देश्य मिलेगा ही उसे जब ये अवधारणाएं जान लेगा कि बच्चे इस प्रकार सीखते हैं, ये तो उसे पता चलेगा ही। शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षक अपने शिक्षण को किस प्रकार अधिक सार्थक बनाए ये पता चलता है, इसकी योजना वो बिल्कुल अच्छे से बना सकता है। बिल्कुल
उचित विकल्प है यह। शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट, तो बिल्कुल गलत बात है यह तो। इस प्रकार फ्रेंड्स इसका द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? हमारी जो सीखने की प्रक्रिया है उसको कौन से तत्व प्रभावित करते हैं हमें बताना है। क्या मोटिवेशन ऑफ द लर्नर, शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, क्या अधिगम को प्रभावित करता है? बिल्कुल प्रभावित करता है। कि किस प्रकार बच्चा मोटिवेटेड, प्रभावित करता है कि कितना बच्चे की उम्र क्या है, बच्चे का विकास क्या है, इस प्रकार प्रभावित करता है कि ये किस प्रकार सीखेगा, बिल्कुल प्रभावित करता है। शिक्षण युक्तियाँ भी प्रभावित करती है। आप व्याख्यान विधि से पढ़ाएंगे तो बच्चा अलग प्रकार से सीखेगा। यदि आप प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ाएंगे, प्रायोजना विधि से पढ़ाएंगे तो बच्चा अलग प्रकार से सीखेगा। आगमन निगमन विधियों का इस्तेमाल करेंगे तो अलग प्रकार से सीखेगा बच्चा। इस प्रकार युक्ति भी अधिगम को प्रभावित करती है। शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है, क्योंकि जिस प्रकार उसका शारीरिक विकास होगा या संवेगात्मक विकास होगा उसी प्रकार वो सीखने की क्षमता रखेगा। यदि बीमार है तो वो किस प्रकार सीखेगा? गलत है ये। मतलब बीमारी की अवस्था उसे सीखने को प्रभावित करती है, बीमार व्यक्ति ज़्यादा नहीं सीखता है। बिल्कुल सही बात है यह। इसका मतलब है कि चारों ऑप्शंस यहाँ पर सही है। इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्थक अधिगम है, हमें बताना है कि किस प्रकार मीनिंगफुल लर्निंग हो सकती है, बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है हम जो भी सिखा रहे हैं, तो हम किस प्रकार उन्हें इस प्रकार सिखा सकते हैं या कैसे होगा ये सार्थक अधिगम, क्या है ये? उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन तथा साहचर्य, क्या हम एसोसिएशन बना रहे हैं स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच में? बच्चा जो भी हम उसे उकसा रहे हैं कि आप ये हमने प्रश्न पूछा और बच्चे ने उत्तर दिया, क्या इस प्रकार का जो साहचर्य है, संबंध है, क्या ये अधिगम है? बिल्कुल गलत बात है। ये तो हो सकता है कि हो कुछ स्थिति में, पर हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हम एसोसिएशन बना लेंगे कि हम पुरस्कार देंगे आपको और आप कुछ ना कुछ रिस्पांस कीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए। ये अच्छा विकल्प नहीं है अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग के लिए, सार्थक अधिगम के लिए। वयस्कों और अधिगम सक्षम साथियों का अनुकरण, क्या इस प्रकार अनुकरण करेगा बच्चा अपने साथियों का? क्या ये अधिगम है? क्या बड़ों का अनुकरण करेगा? क्या ये अधिगम है? बिल्कुल अच्छा विकल्प नहीं है ये। अनुकरण करने से ही नहीं सीखेगा, वो खुद से भी अपना ज्ञान का इस्तेमाल करना चाहिए उसे, उसके खुद के अनुभव वहाँ पर शामिल होने चाहिए। दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण गलत बात है, सक्रिय ग्रहण करना चाहिए, एक्टिव होकर सीखना होगा उसको, जब ही सार्थक अधिगम होगा, मीनिंगफुल लर्निंग होगी। तो इस प्रकार हमने तीनों ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं। स्वाभाविक रूप से चौथा ऑप्शन ही उचित विकल्प होगा, लेकिन हम पढ़ लेते हैं। निजी अनुभव से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण, बिल्कुल खुद के अनुभव से जो भी ज्ञान है उसके पास सक्रिय रूप से निर्माण करेगा, खुद खोजबीन करके वो ज्ञान की रचना करेगा। इस प्रकार पियाजे कहते हैं, वाइगॉस्टकी भी कहते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है? बताना है आपको। जो इफेक्टिव अधिगम करवाना चाहता है शिक्षक, बिल्कुल प्रभावशाली अधिगम करवाना चाहता है, तो उसके लिए कौन सा अच्छा नहीं है? किस विधि से जो अधिगम होगा विद्यार्थियों में वो प्रभावशाली नहीं होगा, हमें बताना है। विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना केवल देगा, केवल इंस्ट्रक्शन दे रहा है, अलग अलग विधि से उपदेश दे रहा है, सूचना प्रदान कर रहा है, तो ये गलत बात है। वो तो ज्ञान की रचना नहीं कर रहे हैं, केवल सूचना प्राप्त कर रहे हैं। इससे तो विद्यार्थियों की उन धारणाओं को जानना जिन्हें लेकर वे कक्षा में आते हैं, बिल्कुल ऐसा कर सकता है। टीचर की उनकी जो अवधारणा पहले से बनी हुई है उनको जान सकता है और उन्हें अच्छे से सिखा सकता है। इस प्रकार वो जानकर अच्छे से अधिगम करवा सकता है, प्रभावशाली अधिगम करवा सकता है। तो ये प्रभावशाली अधिगम के बारे में है, हमें बताना है कि क्या प्रभावशाली अधिगम के बारे में नहीं है। तो ये बिल्कुल ये इसके बारे में नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन सही हो रहा है इस प्रश्न का।
ये अधिगम के बारे में है। विद्यार्थियों से उच्चतर प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना, ये भी प्रभावशाली अधिगम के बारे में है। बच्चों को यह सिखाना कि वे अपने अधिगम प्रयासों को कैसे देख और सुधार सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से सीख सकते हैं। वो खुद बच्चों को कह रहा है कि आप देखिए कहाँ गलती हो रही है, किस प्रकार आप सुधार सकते हैं। तो ये बिल्कुल प्रभावशाली अधिगम के बारे में है। हमें बताना है कि कौन सा कार्य प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है प्रभावशाली अधिगम के बारे में। तो बिल्कुल ऑप्शन 1 है, विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, यह बिल्कुल प्रभावशाली अधिगम के बारे में नहीं है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। बताना है आपको कि विकास के बारे में क्या हम गलत बता सकते हैं कि ये गलत है, ये विकास का सिद्धांत नहीं है। पहला ऑप्शन है, विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात है। जिस प्रकार हम बड़े होते हैं, हमारी उम्र होती है, उसी प्रकार हमारा अधिगम होता है। ये बिल्कुल आधारित है विकास, ये परिपक्वन और अधिगम से ही हमारा विकास जो भी होगा उससे हमें पता चलेगा। जितने हम बड़े हो गए हैं, जितना ज़्यादा हम सीख गए हैं, उसी के आधार पर हमारा विकास बताया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, तो गलत नहीं है। विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से होता है। तो ये भी ऑप्शन यहाँ सही नहीं होगा, क्योंकि हमें गलत बात बतानी है। ये दोनों बातें सही हो रही है, सही है ही। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। बिल्कुल ऐसा होता है, एक ही प्रकार के विकास के चरणों से गुजरता है, लेकिन अलग अलग प्रकार से सीखता है। उनकी सीखने की शैली अलग अलग होती है, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है उसमें। तो ये भी सही है, गलत नहीं है यहाँ। विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है। क्या विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक से मापन कर सकते हैं क्या हम विकास का? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन यही होगा सही पर यहाँ पर, कि यही ऑप्शन गलत है विकास के बारे में। विकास परिमाणात्मक प्रक्रिया नहीं है, यह गुणात्मक है। परिमाणात्मक होता है मैच्योरेशन, यानी परिपक्वन परिमाणात्मक होता है, और विकास दोनों होता है, परिमाणात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये ऑप्शन गलत है और इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान तथा खालिस्तान की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। अब क्या बताना है हमें कि जो विकास है वो किसकी अन्योन्य क्रिया का परिणाम होता है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो चुनौतियां और सीमाएं का परिणाम नहीं होता है, न ही स्थिरता और परिवर्तन और खोज और पोषण का परिणाम होता है। विकास होता है वातावरण और पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। इनकी अंतःक्रिया का निष्कर्ष के रूप में हमें हो सकता है, ये बिल्कुल हमने पढ़ा हुआ है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट होता है वंशानुक्रम, और पर्यावरण का परिणाम होता है विकास। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? अपने को बताना है कि विद्यालय क्या करता है सामाजिकरण में। विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, बिल्कुल कारक है। विद्यालय में सामाजिकरण होता है बच्चों का, बच्चा टीचर से इंटरेक्शन करता है, अंतःक्रिया करता है, अपने साथियों से मिलता है, अपने सीनियर जूनियर से मिलता है, इस प्रकार उसका सामाजिकरण होता है। सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं है, गलत बात। अभी ही हमने देखा कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। सामाजिकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है, गलत बात है। बहुत अच्छी भूमिका होती है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये उचित विकल्प है यहाँ पर। और लास्ट विकल्प देख लेते हैं। विद्यालय सामाजिकरण का पहला प्रमुख कारण विद्यालय नहीं होता है, घर होता है। घर से बच्चा सामाजिकरण करता है प्रमुख कारण, पहला प्रमुख कारण के रूप में। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आपको बताना है कि पियाजे क्या कहते हैं संज्ञानात्मक विकास के बारे में। पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। निरंतर बात नहीं करते हैं वे, तो 4 स्टेज बताते हैं, फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड एंड फोर्थ, 4 स्टेज बताते हैं और बोलते हैं वे कि ऐसा होता है विकास। चरणबद्ध होता है लेकिन निरंतर नहीं होता है, वो बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस होता है हमारा विकास, अनिरंतर होता है हमारा संज्ञानात्मक विकास, ऐसा बोलते हैं पियाजे। तो ये अनिरंतर होगा, यहाँ निरंतर की बात नहीं करते हैं पियाजे। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण नहीं है, यहाँ पर 4 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं। किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि वे चरण स्थिर है, ऐसा ही कहते हैं पियाजे, बिल्कुल ऐसा बताते हैं पियाजे। 4 चरण देते हैं और बिल्कुल छोड़ा नहीं जा सकता, बोलते हैं सब इसी चरण से गुजरते हैं, लेकिन हो सकता है कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं हो और अलग अलग प्रकार का हो, लेकिन चरण यही होंगे। बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है, बिल्कुल ऐसा नहीं कहते हैं पियाजे। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है ऑप्शन 3। इसका आपको डिटेल थ्योरी देखनी है जिससे कि आपको उत्तर आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से क्या तात्पर्य है? एक गुण बताते हैं पियाजे कंजर्वेशन का। कंजर्वेशन में क्या होता है, आप यदि बच्चे को एक गिलास में पानी दे रहे हैं और उस पानी को एक थाली में डाल दे रहे हैं, तो बच्चे को बताना है कि कौन सा किस में पानी ज़्यादा है, तो बच्चा बोलेगा कि थाली में पानी ज़्यादा है क्योंकि उसे ज़्यादा दिखाई देगा, जबकि वे दोनों में पानी एक सा ही है, उतनी ही मात्रा में है। तो इस प्रकार संरक्षण का अभाव होता है बच्चों में कभी और कभी आ जाता है। तो ये संरक्षण का गुण क्या है, यही पूछ रहे हैं पियाजे। वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बिल्कुल नहीं है, ये वनों के संरक्षण के बारे में बात नहीं करते हैं पियाजे बोलते हैं कि बच्चा जो है थाली और गिलास में पानी है उसके डिफरेंस नहीं कर पाता कि किस में ज़्यादा है किस में कम है। कुछ भौतिक गुण वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियाँ बदल जाए। बिल्कुल सही है, बाहरी आकृति बदल गई है, थाली एक गोलाकार है और गिलास भी एक बेलनाकार हो गई है। तो इस प्रकार वो भौतिक गुण वही हैं लेकिन बाहरी आकृति बदल गई है। पानी की मात्रा वही है लेकिन आकृति बदल गई है और उसमें बच्चा डिफरेंस नहीं कर पा रहा है। यही होता है संरक्षण का गुण पियाजे के अनुसार। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन तो यही हो गया ऑप्शन 2। लेकिन आगे भी देख लेते हैं। परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष गलत, ऐसा नहीं है ये संरक्षण। दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है, ये तो बिल्कुल गलत है। ये तो जो पियाजे कहते हैं कि जो इगोसेंट्रिक होता है उससे उल्टा गुण लिखा हुआ है, ये तो गलत है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान करना है। आपको बताना है कि संगीतात्मकता में क्या होगा, कौन होगा संगीतात्मक। वायलिन वादक होगा स्वाभाविक रूप से। तो ए का ऑप्शन हो जाएगा 4। हम देख लेते हैं ए का ऑप्शन 4 क्या है। ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये है, ये भी नहीं है। तो इस प्रकार एक ही हम ऑप्शन मैच कर गए और आंसर आ गया हमारा। तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है आपको, हो सकता है आप लास्ट में जो डिफर कर रहा है उसको चेक कर लीजिए। डी का फर्स्ट होगा और डी का 5 होगा कि डी का 5 होगा, आपको बताना है यहाँ पर। तो डी का 5 होगा यहाँ पर। डी स्थानिक में मूर्तिकार आएगा और जो खिलाड़ी आता है वो गतिक में आता है, उसको गति के बारे में ज़्यादा होता है। अंतः व्यक्तिक में जो है यहाँ पर बी का 2 हो रहा है, भाषिक में आ जाएगा बी का 2, यानी भाषिक में कवि है, भाषा अच्छी भाषा इस्तेमाल करता है, कविताओं की रचना कर देता है कवि। और अंतः व्यक्तिक में आ जाएगा आपका सी का 1, चिकित्सक के बारे में आएगा। चिकित्सक पूछता है अपने बीमार मरीजों से कि क्या है, आप कैसा लग रहा है आपको, इस प्रकार अच्छा व्यवहार करता है। और अंतः व्यक्तिक बिल्कुल इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होता है उसमें। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगॉट्स्की के अनुसार वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गलत बात है। लेव वाइगॉट्स्की की थ्योरी है सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत है इनका संज्ञानात्मक विकास का। तो ये कहते हैं कि बच्चा अपने साथियों और वयस्कों से अन्योन्य क्रिया करने का सीखता है, उसके भाषा विकास में प्रभाव पड़ता है यहाँ, लेकिन नहीं प्रभाव पड़ता लिखा है, इसलिए ये ऑप्शन इसका नहीं हो जाएगा सही। भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। पियाजे कहते हैं कि जो भाषा विकास है उसमें चिंतन पहले आता है उसके बाद भाषा, लेकिन वाइगॉट्स्की कहते हैं कि पहले भाषा आती है फिर उसके बाद चिंतन। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि पहले भाषा आएगी, चिंतन को स्वभाव बदल देता है, ऐसा ही कहते हैं वाइगॉट्स्की।
भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम नहीं होती है, बिल्कुल अच्छी भूमिका होती है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में ही भाषा सीखता है बच्चा, ऐसा कहते हैं लेओ वाइगॉस्की। बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं, ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। ऐसा कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की एक थ्योरी है। आपको देखना है वो कि ये भाषा अर्जन युक्ति के बारे में कौन बात करता है, आपको बिल्कुल पढ़ना है इसको मनोविज्ञान में। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है, बिल्कुल आलोचना की जाती है लॉरेंस कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसकी। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो लॉरेंस कोहलबर्ग है वो हिंज डिलेमा के लिए जाने जाते हैं और उन्हें बालकों को हिंज डिलेमा दिया था और इस प्रकार उन्होंने कहा था कि एक नैतिक दुविधा दी थी और कहा था कि आप डिसाइड कीजिए कि आप क्या करेंगे। तो बच्चों ने क्या किया था, बालकों ने, कि एक डिसीजन लिया था। तो यहाँ पर केवल लॉरेंस कोहलबर्ग ने बालकों को यूज किया था, बालिकाओं को नहीं, छात्राओं को यूज नहीं किया था, मतलब उनके प्रयोग में शामिल नहीं किया था। तो इनकी थ्योरी को कहा जाता है कि ये मेल बेस्ड थ्योरी है, पुरुषों पर आधारित जो नैतिक तर्कणा है उस पर आधारित थ्योरी है, इस प्रकार उनकी आलोचना की जाती है। तो हमें देखना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है, बिल्कुल दिया है। इन्होंने हर स्टेप को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे का सिद्धांत बिल्कुल नहीं दोहराया है, गलत बात है, गलत विकल्प है यह। कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता, बिल्कुल करता है ध्यान केंद्रित। किस प्रकार उन्होंने उत्तर दिया है, किस प्रकार रिस्पॉन्स किया है, बिल्कुल उसमें ध्यान देता है पियाजे का सिद्धांत, कोहलबर्ग का सिद्धांत। कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के लिए नमूनों पर आधारित रखा है, बिल्कुल मेल सैंपल लिया है, बालकों का ही सैंपल लिया है इन्होंने, इस प्रकार इनकी आलोचना की जाती है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका ऑप्शन 4 ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? अधिगम के आकलन यानी बच्चे ने पहले से सीख लिया है, उसके बाद आपने कुछ टेस्ट लिया और बताया कि आपने इतना सीखा है, यानी अपना फीडबैक लिया कि मैंने इतना सिखाया है, इस प्रकार आपने बता रहे हैं। तो ये क्या क्या उजागर करता है आपको बताना है। शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सोचने की ही प्रक्रियाओं पर आकलन नहीं करता है, वो ये भी देखता है कि कितना समझा है बच्चों ने, इस प्रकार उनका आकलन करता है वो। क्या ये सीखने का आकलन है, सीखने के आकलन को दर्शाता है? बिल्कुल दर्शाता है। शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उनका आकलन करता है, गलत है। स्टैंडर्ड क्या है, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड जैसा एक ही आंसर है यहाँ पर, और बच्चों की आप देख रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड के अनुसार दिया है कि नहीं बच्चों ने। हर बच्चा अलग अलग प्रकार से सीखता है, इस प्रकार उसका उत्तर भी अलग अलग प्रकार से होगा। तो एक ही स्टैंडर्ड बिल्कुल गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षक पाठ्य पुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करता है, ये भी गलत है, ये भी एक ही प्रकार का है। ये भी आपने पाठ्य पुस्तक को स्टैंडर्ड मान लिया हुआ है और फिर आप बच्चों से तुलना कर रहे हैं कि बच्चों ने ये पाठ्य पुस्तक में जो लिखा है वैसा ही लिखा है या नहीं, गलत बात है। बच्चे जब अपने ज्ञान की रचना खुद करेंगे तो पाठ्य पुस्तक में जो लिखा होगा वो बिल्कुल ज्यों का त्यों नहीं लिख देंगे वो। किसी शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरों के निष्पादन की तुलना में करता है, ये भी गलत है। आपने एक बच्चे का देखा कि हाँ ये अच्छा है, फिर उसका आप सभी की उत्तर पुस्तिका मिलान करने लगे कि ये सही है, इसी प्रकार होना चाहिए सबका, तो ये गलत है। ये भी स्टैंडर्ड हो गया एक ही बच्चे के लिए और ये बिल्कुल विभेदकारी हुआ, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं आप बच्चों के बीच में, अलग अलग उत्तर होने चाहिए सबके। तो इस प्रकार आप समझ को देख रहे हैं, बच्चों की चिंतन प्रक्रियाओं को देख रहे हैं, तो इस प्रकार यही उसका सही विकल्प है, उचित विकल्प है, सही उत्तर है। इस प्रकार फ्रेंड्स इसका इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है आपको बताना है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र बच्चों की आप इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहे हैं, उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर पढ़ा रहे हैं आप, तो इसका अर्थ क्या है बताना है। शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या सीखा जाना चाहिए, बिल्कुल आदेश देना नहीं है, ये बाल केंद्रित
तो हुआ ही नहीं। आप आदेश दे रहे हैं, बच्चे अपने से सीख नहीं रहे हैं, खुद से सीखना है बच्चों को, वही बाल केंद्रित शिक्षा होती है। बच्चे के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना बिल्कुल बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है ये, कि बच्चों के अनुभव आप शामिल कर रहे हैं आपकी जो कक्षा है वहाँ पर, कि बच्चे क्या क्या सीख रहे हैं, क्या क्या विचार कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या है। निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना गलत। आप बिल्कुल सूचना दे रहे हैं, बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, रटवा रहे हैं, एक प्रकार से हम कहें तो। कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे शिक्षक आगे आगे होगा तो बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ कैसे यहाँ साबित होगा? तो ये गलत है। बिल्कुल बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों के अनुभव और आवाज को सुनना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगॉट्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? देखिए फ्रेंड्स, जो पियाजे हैं वो बोलते हैं कि सबसे पहले हमारा संज्ञानात्मक विकास होगा, अर्थात हमारे सबसे पहले चिंतन का विकास होगा, विचार का चिंतन का विकास होगा, उसके बाद हम जिस प्रकार चिंतन करेंगे वैसे ही हमारी भाषा आएगी। तो ऐसा बोलते हैं पियाजे कि चिंतन पहले आएगा, उसके बाद भाषा आएगी। लेकिन वाइगॉट्स्की बोलते हैं कि पहले हम सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में भाषा सीखते हैं, उसके बाद भाषा निर्धारित करती है कि हमारे विचार क्या होंगे, हमारा चिंतन क्या होगा। इस प्रकार वाइगॉट्स्की बोलते हैं कि भाषा पहले आएगी और विचार बाद में आएगा। तो इसमें देखना है हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो रहा है। इसके अनुसार वाइगॉट्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पर। तो वाइगॉट्स्की के अनुसार भाषा पहले जन्म लेती है, ऐसा होना चाहिए। पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगॉट्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि पियाजे के अनुसार विचार पहले आता है, उसके बाद हमारी जो है भाषा आती है, और वाइगॉट्स्की के अनुसार भाषा पहले आती है और विचार को वो प्रभावित करती है। बिल्कुल सही है। दोनों मानते हैं कि भाषा से विचार जन्म होता है, गलत है, ऐसा नहीं मानते हैं। दोनों की अलग अलग धारणा है, अवधारणा है। दोनों भाषा को बच्चे के विचारों से जन्म लेती हुई मानते हैं, गलत है। दोनों की ये वाली अवधारणा बिल्कुल सटीक है और इसका उत्तर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, अर्थात पोती जाना चाहती है विद्यालय की यात्रा में, कोई टूर हो रहा है यहाँ पर, स्कूल का टूर, वो जाना चाहती है वहाँ पर, लेकिन बहस कर रही है अपने पिता से कि मैं जाना चाहती हूँ, आप क्यों नहीं भेज रहे हैं मुझे। तो दादी कहती है कि तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी नहीं हो, तुम्हें आज्ञा माननी चाहिए बड़ों की, जैसा बोलते हैं परिवार में वैसा करना चाहिए, भले ही उसका भाई वो वहाँ पर जा रहा हो विद्यालय यात्रा में। तो ये दादी ऐसा कहती हैं। तो तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा? बिल्कुल वो जानना चाहती है लड़कों की तरह, तो ये बोलती हैं कि तुमसे कौन शादी करेगा। बिल्कुल रूढ़िबद्ध धारणा है, भेदभाव कर रही है ये लड़के और लड़कियों में यहाँ पर ये दादी। यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है? आपको बताना है। लिंग समरूपता बिल्कुल नहीं है, ये तो एक सा आप व्यवहार नहीं कर रहे हैं। लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा है, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। लड़की के लिंग की गलत पहचान, बिल्कुल पहचान हो रही है यहाँ पर, गलत प्रकार से पहचान हो रही है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये भी गलत ऑप्शन है, सही पहचान नहीं कर पा रही हो कि ये ऐसा भी कर सकती हैं, लड़कों की तरह भी व्यवहार कर सकती हैं। समान रूपता होना चाहिए था यहाँ पर ये, लेकिन ये नहीं कर रही है। यहाँ पर समरूपता नहीं दिखाया जा रहा है, ना ही गलत पहचान हो रही है यहाँ पर तो बिल्कुल पहचान उल्टी तरीके से की जा रही है। यहाँ पर गलत पहचान नहीं है, यहाँ पहचान सही है, लेकिन ऐसा होना चाहिए। लेकिन वो लड़के की तरह भी व्यवहार कर सकती है, उसे जाना चाहिए वहाँ पर। बच्चों के पालन पोषण में परिवार की कठिनाई, गलत बात है। बिल्कुल इस प्रकार की धारणा को हम रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं, स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे आगामी अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि विद्यार्थी अपनी जो कमी है, शक्ति है और रिक्ति है, वो सब उन्हें पता चल जाएगी इससे, और शिक्षक उसके अनुसार उन्हें पढ़ाएंगे। बिल्कुल सही है, आकलन से ऐसा होगा।
आकलन सभी तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन, गलत बात है। आप कंपैरिजन कर रहे हैं, ये अच्छा बुरा, ये फर्स्ट सेकंड इस प्रकार का करेंगे तो ये आकलन बिल्कुल सार्थक नहीं होगा। आकलन केवल स्मृति का ही नहीं, बोधन का और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। बिल्कुल है, आकलन इसका भी होना चाहिए। तो 2 हमारे पास अच्छे उत्तर हो गए हैं। आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उससे भय और चिंता, बिल्कुल गलत है, ये तो होगा ही नहीं। भय और चिंता होगी तो आकलन बिल्कुल उद्देश्यपूर्ण नहीं होगा। भय और चिंता होगी तो ये उद्देश्यपूर्ण होगा ही नहीं, गलत है। तो आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उससे भय और चिंता का संचार ना हो। बिना भय और चिंता के भी आकलन अच्छे से किया जा सकता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसके 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं, ए और सी, और वो है ऑप्शन 4 में, और ये गलत है, ये बिल्कुल अच्छे उत्तर नहीं है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, कोई दृष्टिबाधित बच्चा हो सकता है, कोई सुन नहीं सकता है अच्छे से, इस प्रकार के बच्चे शामिल हो सकते हैं उस कक्षा में। तो हमें बताना है कि घर पर माता पिता देखभाल करने वालों के साथ उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं। बिल्कुल, घर पर तो करवाना ही चाहिए, लेकिन क्या शिक्षा के बारे में बात हो रही, तो शिक्षा क्या घर में हो जाएगी? नहीं होगी, तो ये गलत है। और ख़ास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में, गलत है, विशेष विद्यालय में भी नहीं भेजना है। आजकल का जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि समावेशी विद्यालय में भेजिए आप, सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाइए आप, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी बिल्कुल अलग नहीं करना है उन्हें मुख्य धारा से। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। बिल्कुल समावेशी विद्यालय में भेजना है उन्हें, व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उन्हें पढ़ाना है। व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करें, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि आपने व्यवसाय सिखा दिया, कोई पैसे कमाने के लिए उन्हें कुछ व्यवसाय सिखा दिया। इस प्रकार प्रशिक्षण तो देना है, बाद में देना है, लेकिन नॉर्मल स्कूल में देना है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था करके उन्हें सिखाना है। इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों, वहाँ एक प्रभावी शिक्षक को क्या करना चाहिए? अलग अलग संस्कृति से बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए उस कक्षा में, वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वे अपने साथियों के बराबर पहुंच सके। गलत बात है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि बच्चे को बिल्कुल आप ये कठिन परिश्रम कीजिए, आप 4 बजे उठकर पढ़ाई की, जिस प्रकार दंड दे रहे हैं उन्हें अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ये गलत है। ये ऐसा नहीं करना है, आपको पहुँचाना है, लेकिन उनके साथ साथ सिखाना है, लचीला होकर के सिखाना है, आसानी से सिखाना है। समूह से व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी भी ध्यान देना है कि किस प्रकार की संस्कृति से आ रहे हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, अलग अलग उनमें विभिन्नताएं क्या है। कोई हो सकता है वंचित वर्ग का हो, धीरे से सीखता हो, कोई जल्दी से सीखता हो, तो इस प्रकार उन्हें दंडित नहीं करना है, कठिन परिश्रम ज़्यादा नहीं करवाना है। सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक सर्वमान तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। गलत है, संस्कृति के बारे में कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए, कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, जब ही वो अच्छे से उन्हें सिखा पाएगा। इस प्रकार इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो रहा है ऑप्शन 2। समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा और उन्हें एक साथ सिखाएगा। यानी वंचित वर्ग के पृष्ठभूमि के बच्चे हैं तो गरीब बच्चों को अलग कर दिया, अमीर वर्गों के बच्चों को अलग कर दिया। इस प्रकार आप कक्षा में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, अलग अलग पढ़ा रहे हैं, तो ये गलत बात है। इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन पर मिलान करना है हमें। समीप दूराभिमुख दिशा यानी प्रॉक्सिमोडिस्टल का बोला जाता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल में बोला जाता है कि ये जो बच्चा है उसका विकास है वो सेंटर से इधर की ओर होता है, इस प्रकार से विकास होता है। और सिर पदाभिमुख दिशा की में बोला जाता है, सेफोलोकॉर्डल ट्रेंड में बोला जाता है कि बच्चे का विकास जो है सिर से पैर की तरफ होता है, ऐसा बोला जाता है सेफोलोकॉर्डल ट्रेंड में। अंतर व्यक्तिक विभिन्नताएं और अंतरा व्यक्तिक विभिन्नताएं में क्या होता है, इसमें देख लेते हैं कि इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस में बोला जाता है, इंटर यानी एक दूसरे से में बोला जाता है अंतः, और इंट्रा में बोला जाता है अंतरा व्यक्तिक यानी खुद के बारे में जिस प्रकार इंटरेक्शन करता है वो। तो सबसे पहले हम मिलान करते हैं समीप दूराभिमुख का प्रॉक्सिमोडिस्टल में सेंटर से ऐसा बोला जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न बच्चे विभिन्न दर से बढ़ते हैं, ऐसा नहीं कहता है, यह सिर से पैर भी नहीं कहता है,
किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र में दूसरी अपेक्षा भिन्न होती है, ऐसा भी नहीं कहता है। ये समीप दूराभिमुख दिशा विकास का जो दिशा सिद्धांत है इस प्रकार का शरीर से केंद्र से बाहर की ओर होता है, ऐसा कहता है जो समीप दूराभिमुख दिशा सिद्धांत है। यानी कि ए का हो गया 4, हमें ए के 4 में मिलान करना है, तो यही ऑप्शन है ए में 4, इन सब में नहीं है। इस प्रकार एक ही मिलान किया हमने और उत्तर मिल चुका है। अब हम देख लेते हैं कि बी का उत्तर क्या होगा। बी का होगा सिरा पदाभिमुख दिशा बोलता है, बी का सेकंड होगा, यानी सिर से पैर का होगा, बिल्कुल सही है। तो फिर अंत वैयक्तिक विभिन्नताएं वाला क्या कहता है, सी का फर्स्ट होगा, यानी कि ये होगा विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, ऐसा कहता है। अंत वैयक्तिक विभिन्नताएं, बिल्कुल अलग अलग बच्चों के बारे में बात हो रही है इसमें। और अंतरा वैयक्तिक विभिन्नता में क्या कहता है, डी का थर्ड है, यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरी में भिन्न हो सकती है। जो अंतरा है वो अकेले की बात कर रहा है, हम अपने अंदर क्या महसूस कर रहे हैं उस प्रकार के फीलिंग जो होती है उसकी बात करता है अंतरा, इंट्रा अंग्रेजी में, और इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं हम। अंतः वैयक्तिक जो होता है वो एक दूसरे से बात कर रहा है, इंटर होता है अंग्रेजी में, इंटरेक्शन से बात कर रहा है, इंटरेक्शन मतलब एक दूसरे से, और अंतरा मतलब खुद से। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। संज्ञान होता है तो कभी संवेग भी आता है, संवेग होता है तो कभी संज्ञान भी आता है, इस प्रकार दोनों तरीके से चलता है, यानी संज्ञान और संवेग दोनों को एक प्रकार से प्रभावित करते हैं। संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता, गलत। संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं किंतु संज्ञान संवेग को प्रभावित नहीं करता, ये भी गलत। दोनों प्रभावित करते हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना, अलग अलग प्रकार से सीखते हैं बच्चे, अलग अलग विविध शिक्षार्थी हैं, तो एक समावेशी कक्षा है, सबको एक साथ पढ़ाया जा रहा है, तो आपको बताना है कि इस प्रकार का अधिगम, सहयोगी अधिगम, एक दूसरे से वो खुद सीख रहे हैं और अपने साथियों से भी सीख रहे हैं, तो इस प्रकार से क्या होगा, केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह सहपाठियों से तुलना को बढ़ावा देता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सहपाठी अपने साथियों से डिस्कशन करते हैं, खुद से अच्छा, बिल्कुल उनको अच्छा महसूस होता है, वे अच्छे से सीखते हैं। सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, उन्हें इस प्रकार निरुत्साहित नहीं करना चाहिए, डीमोटिवेटेड बिल्कुल नहीं करना है। सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्क को स्वीकार्यता बढ़े, बिल्कुल ऐसा करना चाहिए कि प्रोत्साहित करना चाहिए हमें कि बच्चे इस प्रकार से सीखे, एक दूसरे से अंतःक्रिया करके सीखे, अपने समवयस्कों के सीखे, अपनी उम्र के जो बच्चे हैं उन्हीं के साथ साथियों से सीखे, इस प्रकार प्रोत्साहित करना चाहिए, हमें निरुत्साहित नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का सही ऑप्शन हो रहा है ऑप्शन 3। कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को क्षमताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए, बिल्कुल अलग अलग नहीं करना है, विद्यार्थियों को उनकी क्षमता के अनुसार बिल्कुल बांटना नहीं है। समावेशी विद्यालय में तो सबको एक साथ पढ़ाना है। सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े, यही सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है, विविधता को कैसे संबोधित कर सकती है, हमें ऑप्शन चुनाव करना है। विभिन्न भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर बिल्कुल संबोधित कर सकती है विविधता को, इस प्रकार से वह बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय समाधान संसाधन के रूप में, बिल्कुल जिस भी संस्कृति से आए हैं बच्चे उसका बिल्कुल संसाधन का उपयोग करना है, बिल्कुल हमें उसका पॉजिटिव उपयोग करना है, नेगेटिव में नहीं जाना है कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के बच्चे हों ऐसा नहीं, अलग अलग होना चाहिए, उसकी जो पृष्ठभूमि है वो जानना चाहिए शिक्षिका को, और उसमें जो हमारे जो टीचिंग मेथड है उस प्रकार संसाधन यूज करने चाहिए, टीचिंग मेथड यूज करनी चाहिए। विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित भी कर सकती है कि अलग अलग प्रकार की टीचिंग मेथड इस्तेमाल कर रही है, अलग अलग प्रकार की लर्निंग स्टाइल बच्चों को दे रही है कि आप इस प्रकार से सीखिए, किसी दूसरे बच्चे को बोल रही है कि आप इस प्रकार से सीखिए। उनकी पृष्ठभूमि है, जो भी विविधता है उसको बिल्कुल अच्छे से वो
वो एड्रेस कर रही, ध्यान दे रही है। मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य, बिल्कुल इस प्रकार का मानक नहीं बनाना है कि बच्चे एक ही प्रकार से सीखें, स्टैंडर्ड तय नहीं करना है, बिल्कुल लचीला रखना है, अलग अलग प्रकार से सिखाना है बच्चों को। इस प्रकार फ्रेंड्स 3 ऑप्शन सही हो रहे हैं और वो हैं ए बी सी, और ए बी सी है ऑप्शन 4 में, ये नहीं हो रहा है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वो कहती है कि बच्चों को छुओ आप और पहचानो, इस प्रकार से आप सीखिए, अनुभव कीजिए। तो ये किस प्रकार के विद्यार्थियों को ऐसा करवा रही है? वो बिल्कुल ये बच्चे देख नहीं सकते हैं, वो छूकर महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं और सीखते हैं। इनके लिए है, यह दृष्टि विकलांग शिक्षार्थियों के लिए है। सुनने वाला तो बिल्कुल देख सकता है, तो उसको छूने की आवश्यकता है, लेकिन वो केवल छूने से ही नहीं सीखता। यहाँ पर छूने के बारे में बात किया जाता है। रुई से ढका जा रहा है कि बच्चे जो फर्नीचर की तीखी है उससे बिल्कुल कहीं चोट ना पहुँच जाए बच्चे के शरीर में। तो ये दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी के लिए ऐसा किया जा रहा है। न सीखने वाले और ये सामाजिक वंचित, ये गलत ऑप्शन है, ऑप्शन 1 ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे हैं, समस्या समाधान आसानी से कर लेते हैं, तो इस प्रकार क्या होना चाहिए उनके लिए? अच्छा कार्यक्रम क्या है सिखाने का? उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का, ये बिल्कुल वो सीखते नहीं है, क्योंकि वे अधिगम तो अच्छे से कर लेते हैं, तुरंत कर लेते हैं, तो आप पुरस्कार देंगे तो वो अभी प्रेरित ज़्यादा नहीं होंगे। इस प्रकार उन्हें नहीं करना है। न्यूनतम तो वो आसानी से सीख लेते हैं और उससे आगे बढ़ना चाहते हैं। आप न्यूनतम के लिए उपहार दे रहे हैं तो ये गलत बात है। उन्हें अच्छे से अच्छा और उच्चतम स्तर पर ले जाना है, तब उपहार देंगे, तो ये सही हो सकता था। ये अभी यहाँ गलत है। प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की बिल्कुल याद नहीं करवाना है, रटवाना नहीं है उनको, बिल्कुल मेमोरी पर इम्फेसाइज नहीं करना है, रिकॉल पर इम्फेसाइज नहीं करना है। उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रखना है। बिल्कुल सही है कि गिफ्टेड जो चाइल्ड होता है, प्रतिभाशाली बच्चा, अलग अलग प्रकार से सीखना चाहता है, अलग अलग अवसर में व्यस्त रहना चाहता है, अलग अलग प्रकार के विचारों में व्यस्त रहना चाहता है। उनके आक्रामक व्यवहार को बिल्कुल नियंत्रित नहीं करना है। हो सकता है कि कोई प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्रोध करता हो, लेकिन उनके नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करना है, उन्हें अच्छे से बोलना है, अवसर में व्यस्त रखना है, तो वो बिल्कुल क्रोध नहीं करेगा। इसलिए सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? विद्यार्थी असफल हो गए हैं विद्यालय में, तो आपको बताना है कि क्या सही है इसके बारे में। विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती। गलत। हर जाति के बच्चों में, हर समुदाय के बच्चों में योग्यता होती है। विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त तो पुरस्कार नहीं दिए जाते। गलत बात है। पुरस्कार आप नहीं भी देंगे तब भी वे सफल हो सकते हैं, असफल नहीं होंगे यदि आप अच्छे से उन्हें सिखाएंगे तो। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता। बिल्कुल ऐसा ही नहीं किया जा रहा है कि शिक्षण बच्चे जो जिस प्रकार सीखते हैं वैसा नहीं सिखाया जा रहा है, बिल्कुल सार्थक नहीं है उनके लिए इस प्रकार सिखाया जा रहा है, तो वे असफल होंगे ही, बिल्कुल इसमें असफल होते हैं। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था और प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, उनके इंटरेस्ट के अनुसार नहीं पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल बच्चों का अटेंशन नहीं आ रहा है, उनकी नीड ही नहीं है वैसी और वैसा पढ़ाया जा रहा है, तो बच्चे असफल होंगे। तो इस प्रकार फ्रेंड्स सी और डी सही उत्तर है और वो ऑप्शन 1 में है। ये इनमें ऑप्शन ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। यहाँ पर एक और सही है और एक गलत, इस प्रकार कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है यहाँ पर। तो इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 1। फ्रेंड्स इस प्रकार हमने सितंबर 2016 का जो सीटेट पेपर सेकंड है उसके बाल विकास और शिक्षा शास्त्र भाग को एनालाइज किया है, समझने का प्रयत्न किया। आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।